बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। आज हम पाकिस्तान की दिफाई तारीख के उस सुनहरी बाब को याद कर रहे हैं जिसे दुनिया मार्का हक के नाम से जानती है। आज से ठीक 1 साल पहले दुश्मन ने हमारी सरहदों पर जो झूठा बयानिया, जो झूठा नैरेटिव बनाने और फौजी दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी, उसे हमारी मसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए एक ऐसे मुंह तोड़ जवाब में बदल दिया जिसकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। मार्का हक महज एक जंग नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के शाहीनों की वो परवाज थी जिसने दुश्मन के तकब्बुर को आसमानों से गिराकर जमीन पर ला पटका। इसी मुनासबत से कल DGISPR ने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने उस मार्के के कई नए और हैरत अंगेज पहलू से पर्दा भी उठाया। DGISPR ने वाजे किया कि मार्का हक ने भारत के उस बरसों पुराने ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दिया जिसमें वो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तन्हा और फौजी लिहाज से कमज़ोर समझता था। कल की ब्रीफिंग में ये बात भी वाजे होगी कि दुश्मन के 8 लड़ाका तैयारे और उनके नाम नहाद नाकाबिले शिकस्त S-400 सिस्टम की तबाही ने दुनिया को बता दिया कि जो असल महारत होती है, जो असल महारत वो हथियार में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के ईमान और पेशा वराना महारत में होती है। DGISPR ने कल एक अहम नुक्ता भी रेज किया था कि अब ये जंग सिर्फ बारूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि दुश्मन हमारे खिलाफ जो है वो जहनी जंग और साइबर वॉर भी लड़ा है ताकि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा किया जा सके। लेकिन मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम का जज्बा और DGISPR का ये जो लहजा था वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी सरहदों का दिफा करना जानता है बल्कि दुश्मन के हर नए वार को भी पहचान कर उसे नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। आइए आज की गुफ्तगू में हम इस मार्के के उन पोशीदा हक़ाइक़ और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके दूर रस नताइज पर तफसीली बात करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागिर साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आज हम 1 साल मुकम्मल जो हुआ मार्का हक का उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि DGISPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि मार्का हक ने जो भारतीय फौजी क़यादत है उसकी सियासतज़दगी को एक्सपोज किया। सर, आपके ख्याल में 1 साल मुकम्मल होने के बाद भारत ने जो अपना एक झूठा नैरेटिव था उसको बचाने के लिए क्या क्या हरबे अपनाए सर, और वो नाकाम कैसे रहा पूरे साल में? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का और मेरे कमेंट्स के लिए। देखें, इंडिया जो है राइट आफ्टर आवर पार्टीशन, ये एक ऐसा हमारा नेबर है जिसको के डाइजेशन नहीं हुई ऑफ पार्टीशन, और इस वजह से वो हरबा इस्तेमाल करता है राइट आफ्टर द पार्टीशन कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे। बिफोर दिस मार्का हक के इंडिया ने एक वतीरा बना लिया हुआ था कि जी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन अंडर द गार्ब ऑफ मिलिटेंट टेररिस्ट ऑपरेशन ये खुद स्टेज करते हैं, और ये खुद स्टेज करने के बाद उसको इंडियन मीडिया उसको उठा लेता है और गलत प्रोपोगेट करता है, और फिर वो पाकिस्तान को कोर्स करने की कोशिश करते हैं मिलिटरली और इंटरनेशनल लेवल पे। तो पाकिस्तान ने इंडिया को कई दफ़ा कहा कि जी हमें आप क्रेडिबल एविडेंस दे इन्वॉल्वमेंट के कि कौन कौन से लोग थे, बट इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज दैट। उन्होंने उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। तो दिस टाइम वी सेड एनफ इज एनफ, एंड जब उन्होंने स्ट्राइक किया भावलपुर और दूसरी जगहों पे जो हमारे मस्जिदें थी और अंडर दी गार्ब के जी यहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, तो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप जो पाकिस्तान की थी इसने एक डिसाइड किया कि जी एनफ इज एनफ, हमें इस दफ़ा भरपूर जवाब देना चाहिए जी। और ये लग रहा था उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया इस इनिशियल स्ट्राइक के बाद एक बड़ा हमला करेगा, जैसे कि एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ ने भी कहा। तो उसकी पूरी प्लानिंग हमने की हुई थी, बिकॉज मिलिट्री हिस्ट्री में कहते हैं ना कि इफ़ यू नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू डोंट नीड टू बी फेयरफुल ऑफ 100 बैटल्स। तो
पाकिस्तान कभी भी इंडिया से आंख उसने बंद नहीं की, बल्कि इंडिया को हम उनको जानते हैं, उनकी डेवलपमेंट को जानते हैं, उनकी मॉडर्नाइजेशन को जानते हैं, जी उनकी हाँ। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को जानते हैं। हम्म। तो उसकी वजह से उसका रिस्पांस जो गया हमारा, वो एक ऐसा रिस्पांस था विच वाज measured, विच वाज फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस। हम्म। और उसमें जो इंडियन का जो पूरा ब्लैकआउट कर दिया और इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया फॉर फ्यू जी। डेज, कि दिस वाज दिस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, ये अल्लाह बहुत ताला का इंपॉर्टेंट आप बात मौके पे कर रहे हैं। बहुत शुक्र। मैं यही सवाल पूछने भी लगी थी कि जो मार्का हक के दौरान पाक फजाइया की जानिब से राफेल जैसे तैयारे जिनकी हमें नाकाबिले शिकस्त होने की मिसालें दी जाती थीं, और S-400 जैसे जदीद सिस्टम्स के खिलाफ जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो आपके नज़दीक पाकिस्तान का जो स्टैचर है, पाकिस्तान की डिफेंस का जो स्टैचर है पूरी दुनिया के सामने, वो पाकिस्तान की साख को किस हद तक उसने बुलंद कर दिया? आप देखें, बात यह है कि नो डाउट राफेल इज वन ऑफ द वेरी गुड पोर्टेंट मशीन टू एयरक्राफ्ट। फ्लाई, हम्म। but and similarly as 400, but it is not the machine, it is the man behind the machine यस। which makes the difference. और दूसरा, 21वीं सदी में वॉरफेयर जो है वो बहुत चेंज हो गई। हम्म। साइबर स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, C4I है, और अदर components and especially AI, they play a very very important role. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and Pakistan Air Force and Pakistan Navy have been very cognizant of this fact. they उनको उनको पता था। We always keep ourselves ahead from our adversary. That is the only way कि आप एक बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं, अगर आप उससे डेवलपमेंट में और ट्रेनिंग में, प्रोफेशनलिज्म में आगे हैं। और आपने देखा कि कैसे हमारे JF-17, J-20, F-16 ने राफेल जैसे तैयारों को मार गिराया। और आज भी ऑल्दो इंडिया तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन दुनिया पूरी इसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि 21वीं सदी में हर चीज की एक ट्रेल बनती है, एक लाइन छोड़ जाते हैं आप। तो वो लाइन दुनिया को वाजे है। ऑल्दो कि कल भी उनके DGMO ने कहा जी हमने 11 त्यारे इनके गिराए हैं, तो लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते वो, बिकॉज ऐसा हुआ नहीं है। तो इंडिया जो है वो नंबर एक तो ये है कि वो पॉलिटिकल गेन करना चाहता है इसकी इस फॉल्स फ्लैग के जरिए, और और मिलिट्री गेम्स की वजह से, जो कि मोदी साहब करना चाहते हैं। आप ठीक। देखें कि हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ वो करते हैं। जी। और अभी इस वक्त व्हाट आई फोरसी इज दैट द इंडियन आर्म फोर्सेस आर वेरी डिमोरलाइज्ड, या बिकॉज उनको फोर्स किया जा रहा है कि जी वो गलत इंफॉर्मेशन दें। और इंडिया ठीक है। जो उनकी हिंदुत्व पॉलिसी है, विच इज अ पोलिटिको मिलिट्री पॉलिसी, विच दिस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल। अभी मैं पढ़ रहा था आज सुबह एक इंडियन न्यूज़पेपर में कि एक MPA साहब ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मुसलमान लेफ्टिनेंट कर्नल को ये कहीं कह दिया कि जी तुम टेररिस्ट की बहन हो, तो वो उन्होंने उसका अदालत ने उसका नोटिस ले लिया। सही। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये एक्सट्रीमिज्म है ना चीजें सर, वही बाइफरकेशन की तरफ एक्सट्रीम्स जा पे रही हैं। जाके हर चीज़ को जो है वो डील किया जाता है, और शायद सेक्युलर स्टेट की बजाय वो एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो जानी चाहिए। एनी हाउ सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अब भारत क्या कर सकता है? जो मिस एडवेंचर पहले किए जा चुके भारत की तरफ से, क्या वो दोबारा इस तरह की कोई गलती दोहराएगा अब? देखें, आप लोग सब बहुत समझदार हैं और चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डू यू थिंक के जो सिंदूर वन जो इन्होंने कहा है, लॉन्च किया, दे गेन एनीथिंग अदर देन द डिस्ग्रेस एंड अ ब्लडी नोज? और अगर ये सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे, तो
फील्ड मार्शल ने बड़ा क्लियरली बोल दिया हुआ है कि दिस टाइम इट विल बी नॉट रिस्ट्रेंड। मतलब है हम या पहले भी बहुत आगे जा सकते थे इसको लेके, जब हमने इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड किया था और ग्राउंड पे इनको हम वी कुड हैव टेकन देम ऑन। बट पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो उन्होंने इसको रिस्ट्रेन किया। लेकिन अभी जो है वो प्रोबेबली इंडिया का नुकसान इससे बहुत 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 ज़्यादा होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जाए न्यूज़ टुनाइट में एक वक्त हुआ है ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। कुछ जंग के हवाले से भी बात करेंगे। जो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मुसलसल सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। कभी ईरान को मुआहदे की पेशकश दी जाती है और कभी खुली धमकियां भी दी जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अमरीकी दबाव के बावजूद पसपाई इख्तियार करता दिखाई नहीं देता। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद हमलों के बावजूद ईरान के बेशतर बैलिस्टिक मिसाइल्स और मोबाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जंगी महाज पर ईरान की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकी अभी तक, और शायद यही वजह है कि ईरान अभी तक रिटेलिएट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो बरकरार है। अब इसी दौरान पाकिस्तान का किरदार भी आलमी सतह पर नुमाया हो रहा है पहले से ही, और अभी वो मजीद नुमाया हो रहा है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के लिए कलीदी सिफारती किरदार अदा किया, जबकि अमरीकी अवान नुमाइंदगान में भी पाकिस्तान की जो ये कोशिशें हैं सिफारती, उनको सराहा गया। तो सवाल ये कि क्या ये जंगबंदी वाकई पायदार साबित होगी, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स है या जो पोस्टरिंग की जा रही है, या मैं ये कहूँ कि जो बयानात दिए जा रहे हैं आवाम के लिए या पूरी दुनिया के लिए, जो मैसेजिंग हो रही है, उससे ये पता चल रहा है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान को हमने ऑफर कर दी, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई जो मामलात हैं वो बातचीत तय पा सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल टाइम होने जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे कुछ देर पहले ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि जब भी हम मुआहदे के करीब पहुंचते हैं तो अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन वो लॉन्च कर दिया जाता है। सो इससे मुराद ये हुई कि ईरान को इस बात का दराक है, वो इस बात को जानता है कि जो स्पॉयलर्स हैं वो भी इस दौरान एक्टिव हैं, और पहले भी वो एक्टिव रहे, और आइंदा आने वाले दिनों में भी उनकी तरफ से कोई किरदार अदा किया जा सकता है, खुदा ना ख्वास्ता, और इसीलिए ईरान की तरफ से उन स्पॉयलर्स की तरफ निशानदेही भी करवाई जा सकती है। सो यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये मामला तय पा रहे हैं तो उस दौरान क्या होने जा रहा है, और ये तय पाने के कितने करीब हैं, या ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है और वो अब मीडिया पे आने के करीब है। इन सब मामलों पे बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर हामिद अल-मशरिकी साहब, साथ ही ज्वाइन करें साबिक सफ़ीर हैं अता शाहिद साहब, और हसानुर रहमान इकॉनमी पे भी ज़रा हमने चाहा कि बात ज़रूर की जाए आज। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, अभी आपके नज़दीक ईरान अमेरिका मामला कहाँ तक पहुँचा है, जहाँ पे एक प्रपोजल दोनों फरीकैन की तरफ से वो भेजा गया, एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी के लिए वो अंडर कंसिडरेशन है, उस पर डिस्कशन जारी है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान? बहुत शुक्रिया निम्रा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, पिछले 20-25 साल में, मतलब सिंस 9/11, मैं कहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं मीडिया के साथ या चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहा। मैंने इतनी गैर यकीनी सूरत हाल किसी एग्रीमेंट के हवाले से कभी नहीं देखी, मैं ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा, उसकी एक वजह है, उसकी वजह है एक शख्सी रीजन, वो है सदर ट्रम्प। होता यह है कि जैसे ही कोई मोमेंटम बनता है, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। आप देखिए कि रॉयटर्स ने कह दिया, फॉक्स, दुनिया के फाइनेंशियल टाइम्स, सब ने कह दिया कि जी 1 पेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एग्रीड, जो कि बेसिकली सिर्फ सीज फायर होगा, जंग बंदी का ऐलान होगा, दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस चले जाएंगे, और उसके बाद बाकी मामलात के ऊपर बात होगी। और ये एक ऐसा हल है 1 पेजर एग्रीमेंट जो तमाम के लिए काबिल कबूल है।
है। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने उसका कुछ मंदरजात पढ़े, तो मुझे भी लगा कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त की सूरत हाल में। एटलीस्ट अपना हरमुज खुल जाएगी और एक बार तेल की सप्लाई बहाल हो जाएगी और मामलात नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर एक बार अमेरिका ने उनके जजीरे पे मिसाइल्स दाग दिए, उधर से जनूबी लबनान पे शदीद बमबारी शुरू कर दी इसराइल ने। उसके बाद हमने देखा कि ईरान के अंदर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया, ईरान के लोग सड़कों पे आ गए, फिर एक बार उसी तरह का माहौल। अब उसके बाद फिर पिछले 6 घंटों में दोबारा ये बात हो रही है कि नहीं जी, एग्रीमेंट वहीं पे होगा, सीज फायर वहीं पे कायम है। और सबसे बड़ी बात यह कि जी ईरान और अमेरिका जो हैं वो एग्री हैं कि फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि जंग बंदी हम भी समझते हैं होनी चाहिए, हमें पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट कलीदी रोल है, जंग बंदी की जरूरत है अमेरिका को, ईरान को। लेकिन अगर इस तरह की, जिसको आप कहते हैं ना अंग्रेजी में टेम्परामेंटल सूरत हाल रहेगी, तो ये किसी भी वक्त खतरनाक हो सकती है। नम्रा देखिए, बात यह है कि पासदाराने इनकलाब का जो लीडरशिप है और जो इस तरह की उनके बाकर कालीबॉफ और मुश्तबा खामनाई हैं, वो तो बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो फौजें भी इकट्ठी कर रहा है, वो टाइम ले रहा है, उसने भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हमें तैयार रहना है। दूसरी जानिब अमेरिकन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपने हरमुज नहीं खुल रही है, हमने इनका ऑयल बंद कर दिया है, इनको दबाव में ले आए हैं। तो एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि फौरी तौर पर जो गारंटोर्स हैं, यानी चाइना हो जाए, पाकिस्तान हो जाए और इजिप्ट हो जाए, बाकी रशिया हो जाए, इनको अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ सॉलिड इंटरवीन करना पड़ेगा कि जी ये रोज रोज जो हाँ जहां मेरा ख्याल है कि चाइना का रोल हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 14 तारीख को बीजिंग पहुंच रहे हैं, उनका चाइना का दौरा है। उस हवाले से चाइना की कोशिश होगी कि उससे पहले पहले ही इसके ऊपर एग्रीमेंट हो के जंग बंदी हो जाए। एक बात ये भी की जा रही है कि शायद 14 तारीख तक इसको डिले किया जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप इस्लामाबाद की बजाय बीजिंग या शंघाई में इसको, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी वहां हो, फील्ड मार्शल साहब भी वहां हो, और शायद वहां पर कोई बहुत बड़ी तकरीब कर ली जाए। लेकिन ऑब्वियसली क्रेडिट और कोशिश तो सारी पाकिस्तान की है, पूरी दुनिया को पता है, और वो क्रेडिट पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता, चाहे फाइनल मुआहदा बीजिंग या शंघाई में हो या इस्लामाबाद में हो। ओके, सो दिस इज अंडर डिस्कशन एज वेल कि मुआहदा जरूर होगा, लेकिन वो इस्लामाबाद की जगह चाइना के अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल, ये ठीक है। अच्छा एम्बेसडर साहब, जो बात किया हामिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो बता रहे हैं कि अपने करियर में कभी उन्होंने इतनी स्वेयर किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं देखी है, और उसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने की वो ये भी कि चाइना का या जो गारंटोर्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जब तक नहीं होगा, अब उनको कोई सॉलिडिफाई करने पड़ेंगे अपने एक्शंस को ताकि ये मुआहदा तय पा जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या किरदार अदा किया जा सकता है? कि बिकॉज हम देख भी रहे हैं बहुत एक्टिव रोल, शटल डिप्लोमेसी हम हर तरफ विटनेस कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के एंड पे या पाकिस्तान के एंड पे है। तो ईरान की तरफ से रिसेंटली दौरा किया भी गया चाइना का, तो क्या वो उसका कोई शाखसाना है आगे की तरफ बढ़ते हुए? जी, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा, लेकिन मुझे ये उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ होगा कि चाइना कोई बिहाइंड द सीन तो वो गारंटर हो सकते हैं, लेकिन वो कोई फ्रंट पे आके आई डोंट थिंक कि वो कोई गारंटी वारंटी अमेरिका की देंगे, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के सूरत हाल में। इसीलिए यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा किरदार इसमें है वो रहेगा। और अब डिपेंड करता है, आज मार्को रूबियो की लेटेस्ट स्टेटमेंट थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज ईरान से जवाब, क्योंकि जो उन्होंने अपने लास्ट अपनी जो MOU जो है वो इनको भिजवाया था ईरानियन को, वो ईरानियन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वो जवाब दें। इसमें 3 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। पहला जो है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ईरान को जो IAEA के तहत जो हक हासिल है 3.5% या 11% तक, जो भी मिनिमम उस पर उनको राइट हासिल है, वो अपने उस राइट से जो है वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। दूसरा उसमें जो है वो है अपना लबनान का इशू भी है, और तीसरा उसके बाद जो इशू है वो है कि ये जो अगर मुआहदा होता है तो क्या वो ये एक परमानेंट होगा, और दोबारा तो वो क्या उसके दोबारा जो है जो अमेरिका है वो दोबारा तो ईरान पे अटैक नहीं करेगा। ये भी एक इस पे भी ईरानियन जो हैं वो गारंटी चाहते हैं अमेरिका से कि वो जो ये एक
परमानेंट किस्म का सीज़ फायर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ठीक है जी अभी वार तो अभी ख़त्म कर दें। और हाँ, एक और चीज़ भी जो मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ वो है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है ये बड़े उसको भी लिमिट करना, हाँ जी, ये बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। जब तक इन पे जो है वो अमेरिका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता तो मुझे जो है मैं बड़ा काशियस हूँ कि अगले 24 या 40 आवर्स में कोई मुआहदा जो हो जाए। लेकिन यस, उम्मीद की जा सकती है कि अगर जो अपनी ईरान के सॉवरेन राइट्स हैं उनको अगर अमेरिका जो है वो तस्लीम करता है तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल सकती है और ब्लॉकेड भी हो और मुआहदा भी जो है वो तो ऑलरेडी टेबल पे तो पड़ा हुआ है। बट अब ये देखना जो है कि ईरानियन लीडरशिप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। दोनों साइड के लिए एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, दोनों साइड के लिए पीस ज़रूरी है, ना सिर्फ दोनों साइड के लिए ज़रूरी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए ये मुआहदा बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान अपना बैक चैनल्स के थ्रू जो भी एफर्ट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं और चाइना भी बैक एफर्ट्स से कर रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि चाइना जो है वो फ्रंट पे आके कोई गारंटर का रोल अदा करेगा। ठीक है। अच्छा हसन, आप तो ज़ाहिर है मईशत के बारे में बात करेंगे। DG ISPR साहब की आपने कल प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी, उसमें भी उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री की, अफवाज की, इदारों की जहाँ पे बात आती है तो द मोस्ट बैटल हार्डन्ड जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को डिफेंस वाइज कोई भी थ्रेट तो कर ही नहीं सकता। और आज यही वजह कि हम मार्का हक की जीत को आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हमने जिस तरह से शिकस्त दी है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो बेहतरीन है। लेकिन मईशत जो है वो हमारी कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आती है। तो मैं चाहूंगी कि पहले तो मेरी जो ऑडियंस है उसको आप बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी प्री वॉर कहां पे थी और ड्यूरिंग दिस वॉर कहां पे, और पोस्ट वॉर क्या हो सकता है, हमारा GDP क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कहां पे स्टैंड कर रही है ओवरऑल, इफ यू कुड पुट इट इन सम वर्ड्स। जी थैंक यू। जी जैसे कि आपने जिक्र किया DG ISPR का, नो डाउट वी आर one of the best and in fact the best from the Muslim world. That is why हमारे डिफेंस डील है सऊदी अरब से और बाकी मुल्क भी जो हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, इंक्लूडिंग ईरान, और हम एक मिडिल पावर बन के मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। मगर इकॉनमी में हम थोड़ा पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी इंपोर्ट जो है वो ऑयल की है, और जब ऑयल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे महंगाई हो जाती है, जिसको कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब होती है तो हमारे यहाँ शरह सूद बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ और रुक जाती है। हमारी जो पॉपुलेशन है हमें चाहिए 6% की ग्रोथ ताकि हम लोगों को मुलाजमत दे सकें। लेकिन जब आप सूद बढ़ा देते हैं तो क्योंकि बैंकों से उधार हुकूमत ही ले रही है तो हुकूमत को ज्यादा उधार बैंकों को वापस करना पड़ता है मुल्क चलाने के लिए, और वो उधार लोगों के टैक्स पेयर से वो इकट्ठा करती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर डिफेंस बजट जो है वो 2 से 2.5 ट्रिलियन के करीब है, तो जो डेट सर्विसिंग में हमारा पैसा जा रहा है वो बजट का 50% से भी ज्यादा है। तकरीबन पिछले साल जो है वो 12-13 ट्रिलियन था, इस साल 8 से 9 ट्रिलियन सूद की अदायगी में चला जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो अगर इसी तरह वैसे एक और डिबेट है कि आपको सूद नहीं बढ़ाना चाहिए अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है, डिमांड पुल होती तो बढ़ाते, कॉस्ट पुश तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा एनीवेज। तो अगर ये जंग ज्यादा देर चलती है तो क्रूड ऑयल WTI की प्राइस ग्लोबल मार्केट में $100 के करीब रहती है। अभी एज वी स्पीक $95 है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आएगा, हमें फ्यूचर में शायद सूद बढ़ाना पड़ जाए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। पूरी दुनिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल रिसेशन अगर ये मजीद चंद हफ्ते जंग चल पड़ी तो पाकिस्तान उसका विक्टिम पहले बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंपोर्ट तेल है, गाड़ियों में चलने वाला ईंधन है, जिसकी वजह से बिजली भी पाकिस्तान में जो है वो तेल से ही काफी हद तक बन रही है। तो क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल है तो हम भी बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट के करीब पहुंच जाते हैं। आम अल्फाज में हमारी इंपोर्ट ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती है। तो पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी दुनिया को बचा रहा है, अपने आप को भी बचा रहा है ये मीडिएट करके। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द से जल्द मजीद चंद हफ्ते हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये जंग। ठीक जी, न्यूज़ टुनाइट में हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी रहती है। एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से और वापस आते हैं।
जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। जो हमारी गुफ्तगू जारी थी ब्रेक से पहले, उसको आगे बढ़ाते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, मईशत की बात भी हम साथ साथ कर रहे हैं सर। जो यूएस प्रपोजल है जो ईरान को भेजा गया, उस पे उसका रिस्पांस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो आपने मेंशन किया कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि उसको इस तरह से हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि रिस्पांस पर्टिकुलरली ईरान का क्या होगा उसके ऊपर। मेरा ख्याल है रिस्पांस बेहतर ही आना था, लेकिन ये जो अभी अटैक किया है अमेरिका ने और फिर मार्को रूबियो दोबारा से उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम ईरान को किसी सूरत भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, जो कि ईरान कहता है मैंने न्यूक्लियर पावर नहीं बनना। फिर उन्होंने कह दिया जी कि पूरी दुनिया को हमारा साथ देना चाहिए आपने हॉर्मुज के ऊपर। वही जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है वो मार्को रूबियो ने रिपीट कर दिया। सो प्रॉब्लम ये है कि हम जब ईरान से कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके दरमियान के जो टाइम पीरियड की विंडो होती है उसके दरमियान कोई ना कोई ऐसा स्पॉइलर आ जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट की शक्ल में हो, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, या चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया की तरफ से हो, कि वो चीज़ों को डिले कर देता है या इफेक्टिव कर देता है। अब मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर ईरान को जो रीजनेबल ईरान की डिमांड्स है 100% रीजनेबल है कि जी वो एनरिचमेंट जब वो 3% से नीचे डाइल्यूशन पे ले आता है तो उसके पास रहनी चाहिए यूरेनियम। ईरान की डिमांड ये भी ठीक है कि उस पर सैंक्शंस खत्म होनी चाहिए। ईरान की डिमांड ये भी ठीक है कि उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए जो उसका $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली इस जंग में नुकसान हुआ है। और उसके बाद फिर ईरान की ये जो डेटरेंस के हवाले से, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ईरान की जो एक बड़ा स्टांस है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है ईरान को पूरी सपोर्ट हासिल है रीजनल कंट्रीज की भी, कि उसकी वो जो इसराइल तक की रीच है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ल में, उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बुनियादी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ निम्रा कि एक बेसिक जो चीज है ना 1 पेजर के ऊपर कि जी जंग बंद हो, आपदा हॉर्मुज खुले। अभी हसन साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो दुनिया जो रिसेशन में जा रही है इसके आगे की स्टेज है डिप्रेशन, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने देखा। और वो डिप्रेशन का हाल ये होता है कि फिर नोट जो है वो रद्दी की टोकरियों में पड़े होते हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। और ये हालत यूरोप के ममालिक की हो गई थी और पाकिस्तान जैसी मईशतें, कमजोर मईशतों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि कंसिडरिंग कि जिस अंदाज में इस वक्त दुनिया के अंदर एग्रीकल्चरल के हवाले से फर्टिलाइजर की सप्लाई 90% रुकी हुई है आपने हॉर्मुज की वजह से, इसी तरह 20% ऑयल सप्लाई रुकी हुई है, इसी तरह जो अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो फूड चेन और जो दूसरी चीजें हैं जो सप्लाई चेन है वो बड़ी बुरी तरह इफेक्टिव है। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका और ईरान को एक बार जंग बंदी के ऊपर एग्री होना चाहिए, एक बार रास्ता खुलना चाहिए। उसके बाद ये जो ब्रिगेडियर साहब शायद मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर सके, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना खुलकर गारंटी दे, मैं ये कह रहा हूं कि चाइना अपना असर और रसूख जरा बेहतर तरीके से अब इस्तेमाल करे, मजीद इफेक्टिव रोल करे। उसकी वजह यह है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चाइना से बहुत कुछ लेना चाहते हैं। 15 तारीख को जो इनका दौरा शुरू हो रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, और जो उनका डेट की जो उनकी जो है कैलकुलेशन है ये चाइना के साथ $3000 बिलियन के ऊपर है, वो उसके ऊपर अमेरिका बहुत बड़ी रिलीफ लेना चाह रहा है। तो अगर वो रिलीफ लेना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट शी से, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी ईरान जंग के ऊपर बेहतर तरीके से कंप्रोमाइज करवा के और हर हालत में इसको सीज फायर को परमानेंट एंड ऑफ वॉर की तरफ ले जाया जाए। कांग्रेस भी की तलवार भी लटक रही है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, 60 दिन पूरे हो गए हैं, अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गई है डीजल की, एक इससे लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रबल्स ड्यू टू दिस वॉर। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये भी थोड़ा सा मुझे सर क्लैरिफाई कीजिएगा कि आप जब कहते हैं कि जो आप बात करें कि चाइना जो है उसका रोल जो है वो कुछ बेहतर होना चाहिए, तो वो जब आप ये कहते हैं इससे क्या मुराद होती है कि किस तरह से वो उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए दो चीजें हम सब जानते हैं कि चाइना ने, पाकिस्तान ने जितना इस्लामाबाद टॉक्स करवाई पहले राउंड में, दूसरे राउंड में फिर अब्बास इराक़ची दो बार चाइना गए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, इस सारे के अंदर ईरान जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुस्तकिल जंग बंदी की गारंटी जो है वो चाइना दे। अच्छा ठीक है, अच्छा आप वो चाइना कैसे दे सकता है? चाइना एक ही सूरत में दे सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप गारंटी दे, लेकिन नॉट ओनली एज ए प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिविजुअली बट द स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी पेंटागन उसमें शामिल हो, यानी कि उसके अंदर एक कांग्रेस की ऑथेंटिकेशन शामिल हो, उसके अंदर चाइना के पास इन राइटिंग में ये हो कि अगर अब ये जंग दोबारा शुरू की तो ये परमानेंट सीज फायर की गारंटी दे दे चाइना। ठीक है जी। अच्छा, चाइना को
पुश करना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि बहरहाल चाइना हैज इमर्ज एज अ सेकंड सुपर पावर और द मेजर सुपर पावर। तो अब वो दो सुपर पावर्स के दरमियान जो नेगोशिएशंस होगी, फिर उनको पता होगा कि इनको ऑनर कैसे करना। चाइना हैज इमर्ज एज अ की प्लेयर। यस आई डिड। अच्छा एम्बेसडर साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं हामिद साहब ने भी, दो बातें जो उन्होंने की, एक तो ये कि पॉस्चरिंग की जा रही है इस वक्त। तो एक तरफ पॉस्चरिंग होती है सर, एक तरफ पॉलिसी होती है। अभी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम देख सकते थे, लेकिन एकदम से मार्को रूबियो की तरफ से जो बयानात आ गए उससे लग रहा है कि कोई ना कोई वो एज अ स्पॉइलर एक्ट कर सकती हैं। लेकिन सर वो तो सिर्फ पॉस्चरिंग हम उसको कंसिडर करते हैं अगर डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, चाहे वो ईरान की तरफ से की जा रही हो या अमेरिका की तरफ से। सो डू यू थिंक कि एट दिस टाइम उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम कॉज हो सकता है? बिकॉज मैं यहाँ पे कोट भी करना चाहूंगी फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो उन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले जो है स्टेटमेंट ये भी दिया कि हम जैसे कोई नेगोशिएशन के करीब पहुंचते हैं तो अमेरिका की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन वो लॉन्च कर दिया जाता है उसको एज अ स्पॉइलर। देखिए वो एक्चुअली देखें, दोनों कंट्रीज जो हैं, अमेरिका या ईरान जो हैं, वो जो उनकी अपनी कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं उस पर वो समझौता नहीं करना चाहते। अच्छा। अब जो अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट जो है कि जी वो एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे जो है वो ज़ीरो चाहते हैं, सेकंड वो जो है अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इजराइल तक ना जाएं, ठीक है जी। और वो ये चीज़ें जो हैं, और थर्ड कि ईरान प्रॉक्सीज जो खासकर हिजबुल्लाह है उस पे जो है वो ज़्यादा जोर ना दे। ईरान की जो अब ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट है नेशनल इंटरेस्ट के, वो जो उसका सॉवरेन राइट है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, ठीक है जी। और बैलिस्टिक मिसाइल तो उसके डिफेंस, उनके पास और डिफेंस सिस्टम तो कोई है नहीं, उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, वो अपने जो ये सॉवरेन राइट्स हैं उससे कैसे पीछे हट जाए। अब ये दोनों वो इसके करीब तो आते हैं, लेकिन जैसे ही करीब आके किसी चीज़ पे, मसलन अभी ये हो गया कि जी आप पहले जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, हम ब्लॉकेड हटाएं और 30 डेज़ की एक विंडो रख लेते हैं, उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो बाकी चीज़ें हैं कि ज़ीरो पे रखें, और जो फिज़ाइल मटीरियल वो कैसे किसके हवाले होगा। तो ये चीज़ें तय होना बड़ा कोई इतना आसान काम नहीं। बाकी सेंक्शन वेंक्शन जो है अमेरिका की तरफ से वो ईजी काम है, वो हो सकता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हिजबुल्लाह का इशू है, या जो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे सॉवरेन राइट्स है ईरान का, ये बड़े मुश्किल मसाइल हैं। इनके करीब पहुँचते पहुँचते वो कुछ ना कुछ, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो आपने उस स्पॉइलर को भी देखना है। पीछे इजराइल एक बड़ा स्पॉइलर बैठा हुआ है, और वो मिनट की जो नेतन्याहू है वो खबर लेते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे वो चाहें वो उसके मुताबिक एग्रीमेंट हो, अदरवाइज फिर उनके लिए वही स्टेज होगी जो इससे पहले की स्टेज थी। वो कोई परमानेंट फिर सीज फायर नहीं होगा, वो फिर वो सीज फायर जो या परमानेंट कोई जो है सेटलमेंट नहीं होगी, वो होगी, और उसके बाद फिर ये कोई कुछ अरसे बाद दोबारा से ये मसला शुरू हो जाएगा। सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल हसन आपसे, अमेरिका का इस वक्त दावा है कि उसने $13 अरब मालियत का ईरानी तेल ब्लॉक किया, जबकि दूसरी तरफ इस जंग पर रोजाना $1 अरब खर्च हो रहे हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आपके पास बेहतर स्टेटिस्टिक्स है तो प्लीज मुझसे वो भी शेयर कीजिएगा। लेकिन मुआशी तौर पे व्हाट डू यू थिंक, इस जंग में किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है? आई थिंक इस जंग में नुकसान से ज्यादा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा सबसे ज्यादा फायदा किसको आ रहा है। आपको याद होगा अभी ट्रंप ने पेनलाइज किया था इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, और सबसे ज्यादा अब सब जो फायदा है वो रशिया को हो रहा है, और जो बहुत सी इकोनॉमीज है वो रशिया से ऑयल खरीदनी है, और उस ऑयल से वो यूक्रेन वाली जंग। वैसे की बात बहुत इंपॉर्टेंट आप कर रहे हैं हसन, कि जंग में दो बड़े प्लेयर्स जो मुझे भी जाती तौर पे लगता है फायदे की आप बात करें, रशिया और चाइना ने भी बहुत फायदा उठाया इस जंग का। वो एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के वो सामने है, वो जो जंग नहीं करता बल्कि नेगोशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज कंटिन्यू। इसी में मैं ऐड करूंगा कि ख्याल ये था कि सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है ईरान के ऑयल का, वो चाइना है। चाइना तकरीबन ईरान का 80% तेल खरीदता है। अब क्योंकि ईरान जंग में है तो लोगों का ख्याल था कि चाइना को बड़ा मसला होगा, उसकी इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, मगर लोगों को शायद ये नहीं पता कि चाइना ने काफी महीनों के ऑयल रिजर्व्स रखे हुए हैं तेल के। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बेशक वो ईरान से तेल सबसे ज्यादा लेता था, मगर बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, चाइना के पास इनफ रिजर्व्स हैं कि वो सस्टेन कर सके। अब आपका जो मेन सवाल कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान इटसेल्फ
मिडिल ईस्ट का हो रहा है, जो कि तेल, जिनकी जरिया आमदनी तेल बेचना है, है। yes. नंबर टू पे नुकसान हो रहा है वेस्ट का, बिकॉज वही जिसका पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट, मिडिल ईस्ट अपना तेल बेचता है, वो पैसे वापस यूएसए की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, वहां की स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, वहां की एआई में इन्वेस्ट करता है, वहां की टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान के अलावा जो बाकी मुल्क हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, जी हाँ। ये अगर अपना तेल नहीं बेच सकेंगे, फॉर एग्जांपल यूएई अगर अपना तेल नहीं बेच सकेगा, तो अमेरिकन इकोनॉमी में जो टेक में इन्वेस्टमेंट है, जो एआई में इन्वेस्टमेंट है, उनकी S&P 500 में जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट्स में, वो बाहर आती जाएगी और उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर सकती हैं। तो ठीक है। सबसे बड़ा इसका नुकसान मिडिल ईस्ट के अलावा इटसेल्फ वेस्ट को होगा। चलें ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के न्यूज़ टुनाइट से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।